हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सेकंड भाग का चैप्टर नंबर 3 और जो है कृषि से संबंधित। इसके हम 2-3 वीडियो पहले कर चुके, जिसमें हमने आपको विशेषताएं, समस्याएं बताई, नीतियां बताई। आज हम जो हमारी भारतीय कृषि थी, जो हमें विरासत में 15 अगस्त 1947 के समय जो अंग्रेजों से आज़ादी के बाद प्राप्त हुई, वो बड़ी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। उसके अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो समस्याएं थी इतने बड़े देश में, जो कृषि प्रधान देश में, तो सबसे पहला हमारा टारगेट था कि कृषि को उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि में सुधार किए जाए। तो आज हम इन्हीं चर्चा को लेकर चलेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा भूमि सुधार। तो भूमि में हमारी सरकार ने क्या क्या सुधार किए, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज भूमि सुधार। तो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि पट्टा प्रणाली तथा खेती के ढांचे में सोच समझ के किए गए परिवर्तन को भूमि सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्राप्ति के लिए जो समय प्रचलित पट्टा प्रणाली थी भूमि की, उसमें भूमि पट्टा प्रणाली जो चली हुई थी, उस समय में चली हुई थी, भूमि पर जो प्रणाली, जो उसमें सिस्टम चला था, उस सिस्टम में तथा खेती के ढांचे में सोच ढांचे में सोच समझ कर किए गए सुधारों को भूमि सुधार कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हमारे देश के विकास के लिए अति जरूरी था कि सबसे पहले हम कृषि का जो ढांचा है उसको ठीक करें, उसमें सुधार करें। तो उन उद्देश्यों के लिए प्राप्ति के लिए हमने जो पोस्ट में वर्तमान में पट्टा प्रणाली चली थी, भूमि पट्टा प्रणाली चली थी, और खेती का जो स्ट्रक्चर था उस सब में जो सुधार किया गया, जो सोच समझ के सुधार किए गए, हम कहते हैं। तो ये सुधार करने के उद्देश्य क्या थे? सरकार तथा काश्तकारों के बीच मध्यस्थों की उन्मूलन, वास्तविक काश्तकारों को भूमि की स्वनियोजितता के अधिकार दिलाना, जोतों के आकार को लाभदायक बनाना और भूमि के वितरण की असमानता को कम करना। इन उद्देश्यों को लेकर के जो हमने बात यहाँ की है, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति, वो कौन से उद्देश्य हैं जिनको प्राप्ति के लिए पट्टा प्रणाली तथा खेती में के ढांचे में सुधार किया गया? एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सरकार तथा काश्तकारों के बीच मध्यस्थों को उन्मूलन, वास्तविक काश्तकारों को भूमि का स्वनियोजितता के अधिकार दिलाना, जोतों के आकार को लाभदायक बनाना और भूमि के वितरण की असमानता को कम करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि पट्टा प्रणाली तथा खेती में जो सोच समझ करके सुधार किए गए, परिवर्तन किए गए, उनको हम भूमि सुधार के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमने भारत में कौन कौन से सुधार किया, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब हटा देना।
जो जिम्मेदारी आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में जिम्मेदारी प्रथा का ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से विकास हुआ था। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामी एक जिम्मेदार होता था, वह किसानों को लगान पर भूमि देता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या था कि सारी की सारी भूमि बड़े बड़े लोगों के पास, जमींदारों के पास थी। वो दूसरे जमींदारों को पट्टा पर खेती के लिए, कृषि करने के लिए दूसरे किसानों को भारी लगान पर देता था। सबसे पहले हमारा जोर यही रहा कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन या दूसरी योजनाएं बनाकर सबसे पहले हमने उस जिम्मेदारी प्रथा, जो एक अच्छी जिम्मेदारी प्रथा नहीं थी, उस प्रथा को हटाने का, जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। और जो किसान खेती कर रहे थे उनको जमीन देने के, जो भूमि काश्त करते थे उनको दिया गया। उन किसानों को भूमि से कभी बेदखल किया जा सकता था। जमींदार सरकार भूस्वामी देने के लिए उत्तरदायी होता था। धीरे धीरे इस जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा क्या थी ये भी जान लेना जरूरी है कि बड़े बड़े जो जमींदार थे वे अपने पास भूमि रखते थे और दूसरे कृषकों को काश्त के लिए देते थे, लेकिन बदले में उनसे वो काफी भारी मात्रा में कर वसूल करते थे, ये लगान वसूल करते थे। लेकिन वो लगान इतना भारी मात्रा में होता था कि किसान उबर नहीं पाता था। इसलिए इसमें काफी सारे दोस्त आए गए। धीरे धीरे उस प्रथा को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी गया था। समय की मांग थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 40% जमीन इसी प्रणाली के अंतर्गत थी। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों ने जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने लगे। सबसे पहला कानून बिहार में 1950 में पास हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1952 में कानून पास हुआ। अब लगभग सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा का, जो जिम्मेदारी प्रथा है, इस समय में मौके पर लगभग सभी राज्यों में जिम्मेदारी प्रथा खत्म है। जो जमीन काश्त करता है उसी की जमीन है। नंबर 2, काश्तकारी प्रथा में सुधार। सरकार का नेक्स्ट अगला काम था कि जो काश्तकारी प्रथा है उस प्रथा में सुधार किया जाए। उस प्रथा में विभिन्न दोष आ गए थे। धीरे धीरे ज्यादा लगान लेना इस प्रकार का। जब भूमि पर उसका स्वामी खुद काश्त नहीं करता बल्कि दूसरों को लगान पर जोतने के लिए देता था तो उस व्यक्ति से काश्तकार कहते हैं। इस प्रथा को काश्तकार या भूमि पट्टा प्रणाली भी कहते हैं। भारत में जैसे कि मैंने पहले बताया, जिस समय भारत देश आजाद हुआ तो उसमें 40% जमीन थी वो लगभग इसी प्रकार की जो बड़े लोगों के पास थी और वो दूसरे लोगों को लगान पर देते थे। उस प्रथा में बड़े दोष थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इसमें कुछ कानून पेश करके स्वतंत्रता के बाद उनके कानून के जरिए ला करके इसमें सुधार करने की कोशिश की। नंबर 1 तो लगान की जो अधिकतम सीमा थी वो निर्धारित कर दी। इसमें जो काश्तकारी प्रथा थी आप इससे अधिक लगान नहीं ले सकते, जो कि 1/5, 1/4 जो फसल पैदा होगी उसका आपको चौथा या 5वां हिस्सा ही ले सकते, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। आपको पता है कि छात्रों, पहले जो बड़े बड़े किसान थे वे किसान काश्तकारों से ज्यादा फसल ले लेते थे। 3-4 हिस्से आप रख लेते थे और जो जमींदार काम करता था उसको सिर्फ एक हिस्सा मिलता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे कानून बनाए गए कि जिसकी जमीन है वो सिर्फ एक चौथाई, अधिकतम से अधिक 1/5वां भाग या चौथा भाग ही ले सकता था, इससे ज्यादा नहीं ले सकता था। ऐसा कानून बनाया गया न। इसके साथ साथ काश्तकारों को गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया जा सकता था। काश्तकारों को इससे पहले कि जो काश्तकार जो फसल बोते थे उन लोगों को जमींदार उससे बेदखल कर देते थे, जिसमें भी परिवर्तन किया गया। काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनने के अधिकार दे दिए गए। एक लंबे समय से यदि कोई जमींदार या काश्तकारों फसल बोता आ रहा है, काफी लंबा समय हो गया है, तो सरकार ने ऐसे कानून बना दिए कि वो जमीन उसी की है या किसी प्रकार आधी जमीन उसको दे दी जाती थी और आधी जमीन का वो मालिक बन जाता था, या फिर वो उसको जमीन को ले सकता था। इस प्रकार के कानून बनाए गए। काश्तकार जब भूमि छोड़नी पड़ती थी तो उसे भूमि पर किए गए सुधार, जैसे कुआं लगाया उसने, कोई ट्यूबवेल लगा रखा है या कोई और सुधार किया है, उसका उसे मुआवजा दिलाने के भी कानून बनाए गए। काश्तकार प्राकृतिक विपत्तियों के समय जब सरकार भूमि स्वामी को भूस्वामी माफ कर देती थी, काश्तकार का लगान भी माफ करना जरूरी कर दिया गया। क्योंकि जो बाढ़ बूढ़ होती थी, फसल होती थी, तो भूमि किसानों को मिलता था, लेकिन उसके साथ जिनकी फसल खराब हुई है, जो कर रहे हैं, उनको भी साथ में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। यदि किसी काश्तकार ने पूरा लगान ना दिया है तो उसके पशु, औजार तथा फसल, खड़ी फसल कुर्क कर ली जाती थी। इस काश्तकारी प्रथा के अंदर उसमें भी सुधार किया कि वो आपको यदि किसी कारण से वो लगान नहीं दे पा रहा है, मजबूरी है उसकी, तो उसकी फसल कुर्क ना की जाए या उसके पशु न लिए जाए।
कुर्क का मतलब होता है कि जबरदस्ती छीन लेना, क्योंकि पहले जो लगान नहीं देता था उसकी जबरदस्ती बड़े किसानों के द्वारा काश्तकारों से उसकी जो संपत्ति थी, पशु है या फसल है, उसको छीन लिया जाता था, जिसमें सुधार किए गए। इस प्रकार काफी काश्तकारी प्रथा जिसमें काफी सुधार किए गए। इसके साथ साथ भूमि की उच्चतम सीमा भी, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित। भूमि की उच्चतम सीमा भी निर्धारित की गई कि परिवार, एक व्यक्ति या एक परिवार के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि, खेती योग्य भूमि का स्वामी हो सकता है। ये नियम लागू किए गए, क्योंकि अधिक से अधिक कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा भूमि थी, कुछ लोगों के पास बहुत कम भूमि थी। जो ज्यादा लाभ भूमि वाले लोग थे उसका नाजायज फायदा उठाते थे, वे काश्तकारों से फसल दे देते थे अपने लगान पे, और आप खाली बैठे ही काफी लगान वसूल करते थे, जबकि काश्तकार काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त करता था। इसलिए किसान बड़ा ही कमजोर स्थिति में जा रहा था। सरकार ने ऐसे कानून पेश किए गए कि किसी एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि हो सकती है, वो उससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। यदि उसके पास उससे अधिक भूमि है तो वो दूसरे किसानों में जो इसको काश्त कर रहा है उसमें बांट दी जाती थी, या जिन भूमिहीन लोगों को दी जाती थी। छोटे किसान काश्तकारों, भूमिहीन मजदूरों में उसका किसान उस भूमि को बांट दिया जाता था, या फिर पंचायती खेती में सहकार समिति के रूप में पंचायत को उसको जमीन दी जाती थी, ताकि वो गरीब लोगों को समान, गरीब लोगों का भला उसके। इसका भूमि उच्चतम सीमा का मुख्य उद्देश्य भूमि के समान तथा उचित प्रयोग को प्रोत्साहन देना था। अब तक 73.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अध्यक्षीय भूमि घोषित किया गया है। इसमें से सरकार ने 64.97 लाख हेक्टेयर भूमि वास्तव में प्राप्त की है। 97.4 लाख भूमिहीन किसानों में और 54.3 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण किया जा चुका है। इसके साथ साथ एक और नया सुधार किया गया, चकबंदी। जो भूमि थी उस सारी की चकबंदी की गई, उसको एक पैमाइश में बांटा गया। भारत में किसानों को छोटे छोटे और इधर उधर बिखरे हुए खेत थे। जब तक खेतों का आकार उचित नहीं होता था, स्वतंत्रता के समय किसी का उचित नहीं था, किसी का खेत कहीं था, किसी का कहीं था, जमींदारों के खेत बिखरे हुए थे और उनकी सीमाएं भी उचित ढंग से नहीं थी। उसको एक पैमाइश करवाई गई, पैमाइश करके उसको एक चकबंदी का रूप दिया गया। खेती की उन्नति के लिए आवश्यक होता है कि किसानों को उनको छोटे बिखरे हुए खेतों को बराबर भूमि एक स्थान पर दे जाए और छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को 1 या 2 खेतों में ही पर्याप्त कर किया जाए। यानी एक किसान है, उसके अलग अलग जगह भूमि है, उस जमीन में किसान को बड़ी दिक्कत आती है, महसूस होती है, तो उनको गवर्नमेंट ने चकबंदी करके उनको ट्रांसफर किया। जिसकी भूमि नजदीक लगती है उसको वो दे दी गई, तो उसको दूसरी दी गई, और उसकी सारी की पैमाइश करके उसको डिवाइड बांटा गया किसानों में। इस प्रकार इस सुधार से भी काफी जो भूमि में सुधार हुआ। इसके बाद जो अगला है सहकारी खेती। स्टूडेंट, जैसे कि नाम से पता चलता है कि सहकारी का मतलब सह मिलकर के काम करना, जबकि खेती के मालिक तो जिसके नाम भूमि है उसी वही होता था, लेकिन वो मिल करके अपने औजार, पशु या ट्यूबवेल वगैरह जो भी औजार थे उनको मिलकर के एकजुट होकर के खेती करते थे, जिससे जो फसल का होता था वो खेती के हिसाब से फिर अपना बंटवारा कर लेते थे। इस प्रकार का प्रयत्न किया गया। सहकारी खेती विशेष रूप से उप विभाजन तथा विखंडन की समस्या के समाधान में सहायक होती है। इस प्रकार की सहकारी खेती को संयुक्त सहकारी खेती भी कहा जाता है। संयुक्त सहकारी खेती के मुख्य खास लक्षण ये हैं, किसान अपनी इच्छा से इस व्यवस्था में शामिल होते हैं, क्योंकि ये जो सहकारी खेती की गई है इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ऐसे कानून बनाए गए यदि किसान चाहे, उनकी सर्वसम्मति है, दोनों किसानों को जितने भी किसानों में मिलकर के खेती कर सकते हैं, ऐसा प्राय देखने में आता था। लेकिन वे अपनी भूमि और अपनी भूमि, पशुधन, अन्य साधनों का प्रयोग इकट्ठे होकर के करते थे। फार्म को इकाई मान करके उसका प्रबंध किया जाता था, उस पर खेती की जाती थी। प्रबंध समिति का चुनाव सारे सदस्य मिलकर करते हैं और प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि के हिस्सा और श्रम के अनुसार जो पैदा होती है, फसल होती है, उसका हिस्सा बांट दिया जाता है। तो आपके मेरे ख्याल में इस पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सहकारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनकी भूमि इकट्ठी कर दी जाती थी, भूमि के मालिक तो वो खुद ही रहते थे,
लेकिन उसके साथ साथ वे जो काम करते थे, श्रम करते थे, उसमें पशु या औजारों का जो प्रयोग किया जाता था वो मिल करके करते। जब उपज आ जाती थी तो उपज का हिस्सा भी उसी के अनुसार अपने साधनों के अनुरूप या भूमि के अनुरूप उनमें आपस में डिवाइड कर लिया जाता था। या विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि सहकारी खेती है वो कोई सरकार की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं थी, जबरदस्ती नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आकार के खेत हैं, उनमें सही फसल न होने के कारण किसान यदि 5, 10, 20 जितने भी किसान वो अपनी एक समिति बनाए, समिति बना करके अपने औजारों का अपने सही सदुपयोग करके ताकि ज्यादा उत्पादकता हो सके, ज्यादा फसल आ सके और फसल आने पर वो अपने आप में डिवाइड कर ले, इस प्रकार किया गया। तो इस प्रकार ये भूमि की काफी सुधार किए गए और ताकि हमारी उत्पादकता बढ़ाई जा सके और हमारी खेती को आगे बढ़ा करके देश के विकास में विशेष सहयोग दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। स्टूडेंट्स, यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि में सुधार किए गए, मैंने बताया था जो खास उद्देश्य हम उद्देश्यों को लेकर के, वो उद्देश्य कौन से थे, उन उद्देश्यों की हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। और भूमि सुधार कौन कौन से थे, तो ये आपके भूमि सुधार थे, इनका आप वर्णन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आगे इसका अध्ययन करने के लिए मेरे साथ फिर बने रहिए ताकि आप अपने अध्ययन का कार्य पूरा कर सकें। तो आप सभी छात्रों का आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।